तो आज हमारे सामने है ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बेहतर डिजाइन समाधान बनाने के तरीके। हाँ, और ये चैप्टर मुझे लगता है किसी भी नए डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि शुरू कहाँ से करें। हाँ, एक खाली कैनवस, एक क्लाइंट का ब्रीफ और दिमाग में 100 अलग अलग आइडियाज। सही बात है। ये चैप्टर उसी उलझन का मतलब एक तरह से जवाब देता है। ये हमें 3 सुपर पावर देता है। सुपर पावर ये मजेदार तरीका है इसे देखने का। हाँ, पहला सुपर पावर है दूसरों का दिमाग पढ़ने की ताकत, यानी सहानुभूति। दूसरा है एक मजबूत टीम बनाने की ताकत, मतलब सहयोग। और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, गलतियां करने और उनसे सीखने की ताकत, मतलब रचनात्मकता को अपनाना। तो चलिए पहले सुपर पावर से शुरू करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा आइडिया मुझे लगा वो ये है कि सहानुभूति कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक टेक्निकल टूल है। बिल्कुल फोटोशॉप या फिग्मा की तरह। हाँ, जिसे सीखना और इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बहुत सही पॉइंट है। लेखक यहाँ सहानुभूति मतलब एम्पैथी और हमदर्दी यानी सिंपैथी के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत। हमदर्दी है किसी के लिए बुरा महसूस करना, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन सहानुभूति है खुद को उनकी जगह रख कर ये महसूस करना कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और एक डिजाइनर के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप अपने यूजर के लिए सिर्फ बुरा महसूस नहीं कर सकते, आपको उनकी परेशानी को सच में महसूस करना होगा। लेकिन ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब कोई इसे सीखे कैसे? ये तो कोई बटन नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। सही सवाल है, और लेखक कहते हैं कि ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। पर इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है जब कोई बात कर रहा है तो आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। आप फोन नहीं देख रहे, आप मन में अगला सवाल नहीं सोच रहे, आप सिर्फ सुन और समझ रहे हैं। बिल्कुल। सुनने के अलावा और क्या तरीके हैं? दूसरा तरीका है दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना। इसके लिए लेखक सुझाव देते हैं कि अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ें, फिल्में देखें, उन लोगों से बात करें जिनकी जिंदगी आपसे अलग है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने दिमाग के दरवाजे खोलना है। और एक और बात, अपनी खुद की भावनाओं को समझना। वो कैसे मदद करता है? जब आप समझते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है या खुशी क्यों होती है, तब आप दूसरों की भावनाओं के पैटर्न को भी बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर मान लीजिए हमने कोशिश की और हम गलत समझ बैठे, किसी की भावनाओं को समझने में गलती कर दी, तो क्या? और ऐसा होगा ही, बिल्कुल होगा। लेखक इस पर भी बात करते हैं। उनका कहना है कि गलती करना इस प्रोसेस का हिस्सा है। जरूरी ये है कि जब गलती हो तो उसे मान लें, ईमानदारी से माफी मांगे और उस तजुर्बे से सीखें। ये कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि विकास की निशानी है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब सहानुभूति को, एक असली डिजाइन टूल में कैसे बदला जाए? किताब में इसके लिए कुछ खास उपकरणों का जिक्र है, एम्पैथी मैप और पर्सोना। हाँ, ये एम्पैथी मैप क्या भला है? एम्पैथी मैप एक तरह से आपके यूजर का एक्सरे है। ये एक विजुअल चार्ट होता है जिसे टीम मिलकर बनाती है। इसमें 4 मुख्य हिस्से होते हैं। यूजर क्या सोचता और महसूस करता है, वो क्या देखता है, क्या कहता और करता है, और क्या सुनता है। वाह, ये तो काफी डिटेल में है। हाँ, और इन चारों सवालों के जवाब हमें यूजर की दुनिया का एक 40,000 फीट का नजारा देते हैं। साथ ही हम उनकी मुश्किलों, मतलब पेन पॉइंट्स, और उनके लक्ष्यों को भी लिस्ट करते हैं। और ये कब बनाया जाता है? डिजाइन से पहले? हाँ, ये आमतौर पर यूजर इंटरव्यू और सर्वे करने के बाद बनाया जाता है। समझ गया। तो अगर एम्पैथी मैप 40,000 फीट का नजारा है, तो फिर पर्सोना क्या है? ये से कैसे अलग है? अगर एम्पैथी मैप एक वाइड एंगल शॉट है, तो पर्सोना एक क्लोज अप शॉट है। अच्छा। पर्सोना एक काल्पनिक किरदार है जो आपके खास यूजर ग्रुप को दर्शाता है। ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसे कहानी दी जाती है। एक नाम, एक उम्र, एक नौकरी, कुछ शौक, कुछ लक्ष्य। जैसे किताब में जस्टिन का उदाहरण है। बिल्कुल। जस्टिन 32 साल का है, न्यूयॉर्क में डेटा एनालिस्ट है, उसे हाइकिंग पसंद है, मतलब एक पूरा कैरेक्टर। पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है कि हम अपने यूजर्स का एक स्टीरियोटाइप बना दें? मतलब सारे डेटा एनालिस्ट जस्टिन जैसे ही होते हैं? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है अगर पर्सोना को ठीक से ना समझा जाए।
लेखक साफ करते हैं कि पर्सोना एक आर्केटाइप है, स्टीरियोटाइप नहीं। आर्केटाइप। हाँ, इसका मकसद ये नहीं है कि हर यूजर को एक ही डिब्बे में बंद कर दिया जाए। इसका मकसद टीम को एक चेहरा देना है जिसके लिए वो डिजाइन कर रहे हैं। मतलब बातचीत को ज्यादा मानवीय बनाने के लिए। एग्जैक्टली। जब आप कहते हैं क्या जस्टिन को ये फीचर समझ आएगा, तो ये पूछने से ज्यादा असरदार है कि क्या 30-35 साल के शहरी पुरुष को ये समझ आएगा। ये बातचीत को ज्यादा केंद्रित बनाता है। और एक और टूल का जिक्र है, मूड बोर्ड। ये कैसे काम करता है? मूड बोर्ड प्रोजेक्ट की विजुअल भाषा और एहसास को पकड़ता है। ये तस्वीरों, रंगों, टेक्सचर्स और फॉन्ट्स का एक कोलाज होता है। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत में ये तय करने में मदद करता है कि हम जो बना रहे हैं वो दिखेगा और महसूस कैसा होगा। हाँ, क्या वो मजेदार और चंचल होगा या गंभीर और पेशेवर। लेखक ने अपना एक निजी उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने 8-10 साल की लड़कियों के लिए पैकेजिंग डिजाइन करते वक्त अडोबी कैप्चर जैसे टूल से मूड बोर्ड बनाया। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लाइंट और टीम को शुरुआत में ही एक ही दिशा में ले आता है, जिससे बाद में बड़े और महंगे बदलावों से बचा जा सकता है। तो ये सारे टूल्स, एम्पैथी मैप, पर्सोना, मूड बोर्ड अकेले बनाने की चीज तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें पूरी टीम लगती है। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे सुपर पावर की, सहयोग यानी कोलैबोरेशन की। बिल्कुल सही कनेक्शन है। डिजाइन एक टीम स्पोर्ट है। लेखक कहते हैं कि एक अच्छी टीम बनाने के लिए सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो अच्छे कम्युनिकेटर हों और जिनके पास सही स्किल्स हों। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो युवा डिजाइनरों के बारे में है। क्या कहा? वो अक्सर अपने साथियों से फीडबैक लेने में बहुत झिझकते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग उनके काम में कमियां निकालेंगे। हाँ, ये डर तो बहुत असली है। किसी को भी अपने काम की आलोचना सुनना पसंद नहीं। सही बात है, लेकिन लेखक कहते हैं कि फीडबैक आपके काम पर हमला नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने का एक तोहफा है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत मजेदार उदाहरण दिया है अपनी माँ का। वो कहती हैं कि वो कभी अपनी माँ से फीडबैक नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनकी माँ हमेशा यही कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। एक माँ के तौर पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डिजाइनर के लिए ये फीडबैक किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में तो क्लाइंट या बॉस से नेगेटिव फीडबैक मिलने पे बुरा ही लगता है। इस डर से कैसे निपटा जाए? हाँ, लेखक इस पर प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं किसी से भी फीडबैक मत मांगो। अच्छा। ऐसे लोगों से मांगो जिनकी राय का तुम सम्मान करते हो और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को समझते हैं। और दूसरा, बहुत वेग सवाल मत पूछो। जैसे? ये कैसा लग रहा है? हाँ। ये पूछने के बजाय एक खास सवाल पूछो। इस कलर पैलेट के बारे में तुम्हारी क्या राय है? या क्या ये बटन यूजर को साफ साफ दिख रहा है? ताकि जवाब भी खास मिले। हाँ, जब आप खास सवाल पूछते हैं तो आपको खास और काम के जवाब मिलते हैं, सिर्फ तारीफ या बुराई नहीं। तो ये होशियारी से फीडबैक मांगने की बात हुई, पर ये सहयोग सिर्फ दूसरे डिजाइनरों के साथ ही तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी सहयोग तो आपके लक्षित दर्शकों, मतलब आपके यूजर्स के साथ होता है। उनसे सीधे बात करना। हाँ, वो तो सोने की खान खोजने जैसा है। लेखक इसके लिए 3 मुख्य तरीके सुझाते हैं: इंटरव्यू, अवलोकन और सर्वे। इंटरव्यू तो सुनने में ही डरावना लगता है। किसी अनजान से बात करना, इसके लिए किताब में क्या टिप दी गई है? सबसे बड़ी टिप है, एक नौसिखिए की तरह सोचो। मतलब? ये मानकर चलो कि आपको कुछ नहीं पता। ज्यादा सुनो, कम बोलो, अपनी राय मत दो, बस उनके अनुभव और तथ्य इकट्ठा करो। और सबसे शक्तिशाली सवाल है क्यों? बिल्कुल। जब कोई कुछ कहता है तो उससे पूछो, आप ऐसा क्यों करते हैं या आपको ऐसा क्यों लगा। ये आपको समस्या की जड़ तक ले जाता है। और अवलोकन और सर्वे के बारे में क्या? अवलोकन का मतलब है लोगों को उनके नेचुरल माहौल में देखना कि वो किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपकी बनाई चीज का इस्तेमाल उन तरीकों से करते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। और सर्वे? सर्वे के साथ एक मुश्किल है। ये बहुत सारा डेटा जल्दी इकट्ठा करने का अच्छा तरीका है, लेकिन अगर सवाल ठीक से नहीं बनाए गए तो ये आपको पूरी तरह गलत दिशा में भी ले जा सकता है। हाँ, क्योंकि गलत सवाल तो गलत जवाब ही देगा। एग्जैक्टली। सवाल बनाना भी एक कला है। आपको बहुत साफ और निष्पक्ष सवाल पूछने होते हैं। ठीक है, तो हमने यूजर को समझ लिया, अपनी टीम से फीडबैक ले लिया। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा, वो खाली स्क्रीन। हाँ। और यहीं पर लेखक हमारे तीसरे और आखिरी सुपर पावर की बात करते हैं, गलतियों को गले लगाना। हाँ, और ये हिस्सा वाकई बहुत गहरा है। लेखक का तर्क है कि डिजाइन की प्रक्रिया सीधी साधी या तार्किक नहीं होती।
ये गड़बड़ और उलझन से भरी होती है और गलतियां करना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो एक बहुत खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब कुछ गलत कर देने का डर इतना ज्यादा होता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। मैंने ये महसूस किया है, घंटों तक एक ही चीज को घूरते रहना कि इसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। इसी को समझाने के लिए लेखक एक पुराने पत्थर के मेहराब का उदाहरण देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जब मेहराब बन जाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पत्थर पहले रखा गया था या कौन सा पत्थर 100 बार हटाकर दोबारा लगाया गया था। सही बात है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अंत में मेहराब मजबूती से खड़ा है। डिजाइन भी ऐसा ही है, समाधान तक पहुंचने का वो गड़बड़ वाला सफर ही अंतिम परिणाम की गुणवत्ता तय करता है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिजाइनर गलतियां नहीं कर रहा है तो शायद वो बहुत ज्यादा सुरक्षित खेल रहा है। एकदम सही, वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। लेखक यहाँ पर तार्किक यानी लॉजिकल और रचनात्मक यानी क्रिएटिव सोच के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या फर्क है? तार्किक सोच का काम है विकल्पों को कम करना और एक सही जवाब खोजना, जबकि रचनात्मक सोच का काम है बहुत सारे विकल्प पैदा करना, अच्छे, बुरे, मजेदार, अव्यवहारिक, हर तरह के। तो डिजाइनर का काम इन दोनों में संतुलन बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक फनल की तरह है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में आप रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके फनल का मुंह चौड़ा करते हैं, 100 अलग अलग आइडिया सोचते हैं, भले ही वो कितने भी अजीब क्यों ना हो। हाँ, और फिर प्रोजेक्ट की हकीकतों जैसे समय या बजट को ध्यान में रखते हुए आप तार्किक सोच का इस्तेमाल करके उन आइडियाज को छानते हैं और सबसे अच्छे समाधान को चुनकर उसे बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल, यही संतुलन है। शुरुआत में विस्तार करो और अंत में संकुचित करो, और इस पूरी प्रक्रिया में जो गलतियां होती हैं वो बेकार नहीं जाती। अंत में लेखक गलतियों से सीखने पर जोर देते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो अपनी टीम के साथ बैठो और सोचो क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, हमें जो फीडबैक मिला था उससे हमने क्या सीखा। हाँ, हमारी कौन सी धारणाएं गलत साबित हुई। ये गलतियां ही हैं जो आपको एक बेहतर डिजाइनर बनाती हैं। तो कुल मिलाकर ये अध्याय सिर्फ डिजाइन की तकनीकों के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा सहानुभूति रखने वाला और एक ज्यादा साहसी डिजाइनर बनने की मानसिकता विकसित करने के बारे में है। सही कहा। ये तीनों सुपर पावर्स दर्शकों को समझने के लिए सहानुभूति का इस्तेमाल करना, अपने आइडियाज को मजबूत करने के लिए सहयोग करना और रचनात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में गलतियों को स्वीकार करना। हाँ, ये सब मिलकर ही बेहतर डिजाइन समाधानों की नींव रखते हैं। ये एक रोड मैप है जो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसे सोचना है। आज की बातचीत के बाद सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या होगा अगर डिजाइनर अपनी सबसे बड़ी गलती या विफलता को एक केस स्टडी के रूप में देखें और उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने उस अनुभव से क्या सीखा और कैसे एक डिजाइनर के तौर पर विकास किया। ये डिजाइन प्रक्रिया की असली, गड़बड़ वाली लेकिन खूबसूरत प्रकृति के बारे में क्या कहता है।